एक भोपाल में एक बड़ा शो होता है और मैंने खुद को आधा घंटे बाद कविता पढ़ते हुए वहाँ खड़े होकर देखा। चर्चा की दोस्तों से, किसी ने कहा यार कि तुम ना एक बार दिखा लो, और फिर ये लगातार होने लगा। सर मैंने नोटिस किया कि जो सबसे बेस्ट कलाकार होते हैं उनके अंदर दुख होता है, पर आपके अंदर मुझे दुख बिल्कुल महसूस नहीं होता। आई हैव बीन चीटेड बाय लॉट ऑफ पीपल। मुझे बहुत लोगों ने बहुत दुख दिया है, इमोशनली जो ना शैटर्ड एंड मर्डर्ड बाय देम। दुखी बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ लाइफ में, पता नहीं आंसू कहाँ से आ रहे हैं। लोग अच्छे हीरो, अच्छी हीरोइन, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता। मैं राम के वैसे में कह, राम खुद तकलीफ झेल सकते हैं, पर राम को जो प्रेम करते हैं वो तकलीफ में आए, राम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी लास्ट जो सेल्फ पिटी मुझे हुई वो मणिपुर में हुई। When those videos surfaced and I was watching those videos, बस ये जानवर हैं, बस माफ़ कर देना, कोई बद्दुआ मत देना। आपके साथ ये अक्सर होता है जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आंसू निकलने लगता। कुमार विश्वास का फिर से स्वागत है TRS में। कैसे हो सर? बहुत अच्छा। ओके क्योंकि ये एक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एपिसोड है सर। शिव जी की भी बातें होंगी, राम जी की भी बातें होंगी, पर पहले आई थिंक ध्यान और योग निद्रा के बारे में हमें बात करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग हमारे इतिहास के साथ आई डोंट नो कितना ज़्यादा योगा और ध्यान को जोड़ते हैं, पर एक्चुअली मेरे अनुसार ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सो योग जो है उसके 8 अंग हैं, हाँ जी, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। लोग बाग अक्सर ध्यान को, प्राणायाम को ही योग समझ लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की डेफिनेशन देते हुए कहा है, योग है कर्मशु कौशलम, द परफेक्शन ऑफ इन योर जॉब, इन योर प्रोफेशन, whatsoever you're doing, that is yog. What New Gen used to term as yoga because of English pronunciation, it is YOG, not A, it is योग। तो कर्मशु कौशलम कैसे, मतलब जैसे मैंने पहली बार योग को अपने जीवन में घटित होते कब देखा? इट वॉज 2006 और 7 आई होप। एक भोपाल में एक बड़ा शो होता है, वहाँ के एक विधायक हैं जो पहले उस समय विधायक नहीं थे, वो उस समय लीडर ही थे, रामेश्वर शर्मा, वो कराते हैं। और वो होता है भारतीय नववर्ष के दिन, वर्ष प्रतिपदा जिसे कहते हैं, जो इंडियन कैलेंडर जब शुरू होता था उसके दिन होता है वो। पहले जो प्रोग्राम था उसी से, तभी से मैं उसे कर रहा था, अब बहुत दिनों से नहीं गया हूँ। हज़ारों हज़ार लोग होते हैं, कभी सम्राटों की तरह 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख आदमी दूर तक सुन रहा होता है। तो चीफ मिनिस्टर भी स्टेज पर बैठे हुए थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, बहुत सारे पोइट्स बैठे हुए थे, और मैं लास्ट में अपनी कविता पढ़ रहा था जी। और मुझे आज भी याद है कि नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, इधर महिलाएं बैठी हुई हैं, इधर कुछ और लोग बैठे हुए हैं सीनियर, और इधर एक जिमी जिप है जो कवर कर रही है वीडियो शूट वाले की। तो जिमी जिप चलती है तो उसके चारों तरफ लोग नहीं खड़े होते हैं, स्पेस खाली किया जाता है वो। और मैंने खुद को आधा घंटे बाद कविता पढ़ते हुए वहां खड़े होकर देखा। देयर वॉज एन अटर साइलेंस। मेरे को सिर्फ अपने एक्शन दिख रहे हैं, अपना चेहरा दिख रहा है, मुस्कुराते हुए दिख रहा हूं मैं, और यूं करते हुए दिख रहा हूं। और मुझे ये तक याद था, जब आप सामने देख रहे होते हैं, वीडियो आया नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इतना ज्यादा हंसे किसी कमेंट पे कि वो बगल में बैठे हुए शायद बाबूलाल गौड़ जी या खुद वो MLA साहब थे, या किसी के ऊपर वो बिल्कुल झुक गए हंसते हंसते और उन्होंने हाथ मारा। ये मैं तो नहीं देख सकता बिकॉज मैं सामने खड़ा हूं, बट मैंने वो देखा कि पीछे क्या हुआ। तो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या हुआ है, और फिर ये लगातार होने लगा। ये कई शोज में होने लगा, मतलब हर दूसरे तीसरे शो में। इंजीनियरिंग कॉलेज में लॉ लग गई, हो गया। जयपुर में मैंने देखा, मदन मोहन मालवीय शायद वो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें मैं परफॉर्म कर रहा था, वहाँ हो गया ऐसा। गाते में होने लगा ये। तो मैंने चर्चा की दोस्तों से, किसी ने कहा यार कि तुम ना एक बार दिखा लो। तो मैं एम्स के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए गया। उन्होंने मुझे एक मशीन में डाला वाला, टक 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 सब कुछ कराया। डॉक्टर सुमित शायद थे, बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं इंडिया के। उन्होंने कहा कि कुमार साहब इसमें तो कुछ नहीं है, ऑल इज़ वेल विद यू, आप शायद आप थके हुए हैं, आपको नींद की ज़रूरत है, आप थोड़ा कम शो करिए, कम काम करिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एक बार ध्यान के लिए ऋषिकेश गया। वहाँ एक वशिष्ठ गुफा है जहाँ भगवान ने ध्यान किया था रावण की ब्रह्म हत्या और निर्दोष जो मर गए होंगे युद्ध में, उनकी पाप मुक्ति के लिए, या उनके पातक से बाहर आने के लिए अपने भाई के साथ। तो मैं भी वहाँ ध्यान कर रहा था।
और मैं अक्सर ध्यान में गिर जाता था, तो कोई आके उठाता था। तो वहाँ एक रामकृष्ण मिशन के एक 90 वर्ष के साधु थे, जो पहले केरल में आईएएस रहे थे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में, बाद में साधु हो गए। उन्होंने मुझसे टूटी फूटी हिंदी में कहा कि यू वांट टू आस्क समथिंग, दिस इज द लास्ट डे, टुमारो यू आर लिविंग, सो व्हाई यू आर लिविंग विद द बैगेज ऑफ क्वेश्चंस, गंगा के किनारे रात को घूमते समय। तो आई आस्क्ड हम्बली, स्वामी जी ये 2 लाइफ में मेरी प्रॉब्लम चल रही हैं, एक मेरी आदत को लेके कि आदत मेरे अंदर आ रही है और जिससे मैं असहमत हूँ, और एक ये बात। तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे ये तो एनलाइटमेंट है, इट्स वेरी डिवाइन, ये तो रेयर लोगों को होता है कि वो खुद को देख सके दृष्टा भाव से, तेरे को हो रहा है, भगवान खुश हो गया है तेरे पे, मूर्ख, लाखों लोगों में किसी में होता है, ये करोड़ों में होता है, कीप इट, कंटिन्यू इट। सो मैंने कहा हाउ टू कंटिन्यू इट? बोले इसमें डीप जा, बाहर मत आ, वहीं खड़ा रहे जहां वो बंदा खड़ा था, जिमी जिप चलाने वाला। सो मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे कुछ दिन में सब छूट जाएगा, घर परिवार नौकरी, और तू बचेगा आखिर में, शुद्ध आत्मा चेतन। सो मैंने सोचा, और मुझे लगा ये तो बहुत गड़बड़ है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव लॉट ऑफ वर्क आई हैव टू डू। सो मैंने फिर क्या करा कि खुद से बात करके उसे ब्रैकेटेड करना शुरू किया कि मेरा ध्यान का समय ये रहेगा, जगह ये रहेगी, चीज ये रहेगी। तो मेरा ध्यान अक्सर लगता है क्रिएटिविटी में। जैसे मैं गीत लिखता हूं तो ध्यान लग जाता है, मतलब 3 घंटे की फ्लाइट है, 8 घंटे की फ्लाइट है लंदन की हिथ्रो की, या 5 घंटे की सिंगापुर की फ्लाइट है, और मैं एक गीत में उतर गया आखिर के 2 घंटे में, एक नया गीत लिखने लगा। अब वो जनरली बिजनेस क्लास में बंदी जो आती हैं वो ज़्यादा आपको टोकती टाकते नहीं है, वो देखते हैं बेल्ट बंधा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसा मुझे पता नहीं चला कि फ्लाइट उतर गई, जबकि लैंड होना अपने आप में प्रोसेस है। कुछ होने लगता है यहाँ पर और आप संभालने लगते हैं, आपको लगता है मैं गिर तो नहीं जाऊँगा, और अच्छी सी लैंडिंग हो गई, और मुझे पता ही नहीं है कि लैंडिंग हो गई है। और पीछे से मेरा मैनेजर आके मुझसे कह रहा है कि सर चलिए, और तब तक मैंने बैल्ट नहीं खोली है अपनी। ये ध्यान है कि आपके पड़ोस से कोई आदमी खड़ा हो गया है, इधर से पीछे कोई खड़ा हो गया, और आप लगे हुए हैं इस गीत में, आप इसमें इंट्यून्ड हो गए हैं। सो आजकल ध्यान लगता है मेरा अक्सर क्रिएटिविटी में, लिखने में, और अब ध्यान लगता है स्पिरिचुअल चीज़ों में, कि मैं मानस पढ़ रहा हूँ और मेरे को कोई अर्थ खुल गया उसका, तो मैं भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, और इतना भूल गया कि मैं दिन भूल गया, रात भूल गया, जगह भूल गया, मुझे निकलना था ये भूल गया। मैंने कहा है कि मैं 4 बजे जूम कॉल करूंगा, और 3:15 मेरा ध्यान लग गया। अब फोन बज रहा है, उधर दूसरा बज रहा है, फिर मेरे ड्राइवर को फोन किया गया है बाहर, मैनेजर को फोन किया गया है कि भाई वो जरा देखो, उनकी बात थी, फिर वो आया कि सर 6:30 बज गए। तो ये जो टाइमलेसनेस हो गई, जो कि गिनती में है बिल्कुल, 3:30 से 6:30 कैसे बज गए, और अभी आपको लगा ही नहीं कि 6:30, आपने तो लंच भी स्किप कर दिया और आपको भूख ही नहीं लगी, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस भी लैप्स कर गया आपका। तो यही ध्यान है, और यही योग निद्रा है मेरे लिए। तो स्टेट ऑफ फ्लो जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए एक तोहफे की तरह होता है, भगवान के तोहफे की तरह होता है। मतलब एक्सेल करते हैं, जैसे आपके पॉइंट जुड़ते चलते हैं ना, जो नेटवर्किंग की, मार्केटिंग की नेटवर्किंग होती है, उसमें पॉइंट जुड़ते हैं कि ये प्रीमियम हो गए, ये एमरल्ड हो गए, ये ऐसे हो गए। तो मुझे लगता है कि भगवान जब आपको क्रिएटिविटी के किसी तल पे पहुंचा रहा होता है, धीमे धीमे सोचने के, साधना के, तो आपको वो ईज दे देता है काम करने की। अब काम कर, मैंने समय रोक दिया। तो पहले मैं बहुत सोचता था कि 700 श्लोक संस्कृत के भगवान ने सुनाए अर्जुन को, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेके, और हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः श्रीमद् भगवत गीता में। तो उस समय बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि सैन्योर मध्य, सेनाओं के मध्य में, हे अच्युत मेरा रथ ले चलो, ये कहा अर्जुन ने। और वहां खड़े होके वो कांपने लगा कि ओ माय गॉड, चाचा को कैसे मारूं, गुरुजी को कैसे मारूं, और उसके हाथ से धनुष गिर गया, उसके होंठ कपकपाने लगे, उसका गला सूख गया, और भगवान ने कहा तू बैठ बेटा, मैं तुझे सुनाता हूं। और भगवान ने उसको खड़े होके 700 श्लोक सुनाए। तो मैं छोटा बच्चा था, थोड़ा बड़ा हो, मैं सोचता यार क्या अजीब बात है, 700 श्लोक जब सुनाए होंगे, आज भी गीता पढ़ने में इतना वक्त लगता है, तो वो क्या कर रहे थे उधर, वो देख रहे थे धृतराष्ट्र के क्या सुना रहा है ये अपना दुर्योधन, वो देख रहा था कर्ण क्या, या अर्जुन क्या कर रहा होगा। अब मुझे पता चला दैट वाज टाइमलेसनेस, कि टाइम था ही नहीं,
उन दोनों के संवाद के बीच में टाइम नहीं था, बिकॉज दैट वॉज एब्सोल्यूट ध्यान, दैट वॉज एब्सोल्यूट योग, बिकॉज योगेश्वर वाज टॉकिंग अबाउट योग टू ए योगी. वन ऑफ द फाइनेस्ट योगी ही क्रिएटेड, दैट वॉज अर्जुन. एंड वर्ड्स, जैसे कहते हैं ना, फाइनेस्ट नेक्टर ऑफ योग, दुनिया का अमृत, दैट इज श्रीमद् भगवद गीता. एंड द सोर्स ऑफ दैट नेक्टर, द ऑलमाइटी गॉड, ही वॉज परफॉर्मिंग. वो बता रहे कि कैसे करना है बेटा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो कि दोस्त भी है उनका, वो उसको बता रहा है. तो एग्जिस्टेंस जीरो हो गया, टाइम जीरो हो गया, और जैसे कहते हैं समय, उसका बोध, जगह का बोध, वो जीरो हो गई. योग के लिए यही 3 चीजें चाहिए आपको, ये 3 जीरो हो जाएं, टाइम रुक जाएगा. तो वो भगवान है, तो उन्होंने बड़ा लंबा समय लिया. मेरे को थोड़ी थोड़ी उसकी झलकियां लगती रहती हैं. अक्सर मैंने नोटिस किया कि जो सबसे बेस्ट कलाकार होते हैं उनके अंदर दुख होता है, पर आपके अंदर मुझे दुख बिल्कुल महसूस नहीं होता. दुख क्या है? जब सूरज बहुत गर्म था, उससे पृथ्वी टूटी थी, तो वो दुख था, वो टूटना था. और उस टूटने से एक नई दुनिया तैयार हुई. जो बीज नीचे टूटता है जमीन के अंदर दबा हुआ, वो भी टूटा है, पर उससे एक नया पेड़ तैयार हुआ. बादल से जो बूंद टूटती है, वो भी उससे टूट के गिरती है, पर वो जमीन पर गिरती है, और जमीन पर लोग खुश हो जाते हैं, फसलें पैदा होती है. माँ की गर्भनाल से जुड़ा हुआ जो बच्चा 9 महीने तक उसको महसूस करता है, वो बाहर आते ही माँ से टूट जाता है, दुख है उसका, लेकिन उसको एक नई जिंदगी मिलती है. तो मैं अंदर से खूब टूटा हूं. आई हैव बीन चीटेड बाय लॉट ऑफ पीपल. मुझे बहुत लोगों ने बहुत दुख दिया है. आई हैव बीन चीटेड इन लव, आई हैव बीन चीटेड इन माय प्रोफेशन. मेरे को मेरे प्रोफेशन में खूब गालियां, खूब गुस्सा, खूब कॉन्स्पिरेसीज मिली हैं. आई हैव बीन चीटेड माय बूजम फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं एक बेड पे सोया हूँ, एक कार में बैठा हूँ, मैंने एक थाली में खाना खाया है, जिनकी जेब में पैसा है या नहीं इसकी चिंता मैंने की है, जिनके बच्चे मेरे हाथ में हुए हैं, मेरी बेटी जिनके हाथ में हुआ है. आई हैव बीन ब्रूटली चीटेड एंड इमोशनली जो ना शैटर्ड एंड मर्डर्ड बाय दैम. बट मेरे चेहरे पे खुशी और ये प्रसन्नता इसलिए है कि मैंने उस दुख को एनर्जी बनाया है. मैंने उस दुख को अपने रेल इंजन की शक्ति बनाया. वो जो आग उन्होंने मेरे को सौंपी थी, मैंने उसमें अपनी क्रिएटिविटी का कोयला डाला और भाप बनाई, और मैं उसको लेके भग गया. मैं उसमें काफ़ी तपा हूँ, और मैंने उसकी निगेटिविटी भी महसूस की अपने अंदर, एक बार, कई बार महसूस की है. अब भी आ जाती है कई बार उसके शेड्स. खिड़कियाँ तो अब भी खुली हुई हैं, गेट बंद है. आपके चेहरे पर वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता. मैं उनसे लड़ता हूँ कि नहीं, ये नहीं आने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा. तो जैसे मेरा एक शेर है कि हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा. एटम का मॉलिक्यूल टूटता है, आप उससे बम बना लेते हैं और निगेटिव थॉट के साथ, और हिरोशिमा नागासाकी में आप लाखों लोगों को युद्ध के समापन के बाद मार देते हैं, सिर्फ अपनी ईगो को मसाज करने के लिए कि हमने जापान को नील डाउन करा दिया. एटम का बम ताकत आती है आपके अंदर, और आप जो हैं दुनिया को तबाह करने की धमकी देने लगते हैं. लेकिन एटम की ताकत मिलती है आपको, और आप एक एटॉमिक पावर स्टेशन लगाते हैं, और गांव में जो एक जनरेशन मिट्टी के तेल में पड़ी थी या चांद की रोशनी के नीचे पड़ी थी, उसी बच्चे के सिर पे एक बल्ब जगमगा रहा होता है, जिसमें वो दुनिया देखने की कोशिश कर रहा होता है. सो इट्स ऑन यू कि जो एनर्जी आपको मिली है, द एनर्जी द वर्ल्ड rendered in you nowadays, even by this podcast, how you are transforming to generations, to the people around you. That is the beauty. सेल्फ पिटी को लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? सेल्फ पिटी उसको भी एड्रेस करना चाहिए. मेरे को बहुत होती है, मतलब मेरे को दुख भी होता है, और मेरे को खुद की कमजोरियों पर भी गुस्सा आता है कई बार. जैसे अभी लास्ट जो सेल्फ पिटी मुझे हुई, वो मणिपुर में हुई. When those videos surfaced and I was watching those videos, मुझ तक आए, I was feeling so helpless. मुझे इतना गुस्सा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ. मुझे लगता था, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ लड़कियों को, मुझे लगता था कि मैं कोई, जो मुझे महंगे से महंगा शॉल मिला हो. अब तो वो पुराना हो गया वीडियो, पर फिर भी मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा था कि जो मुझे महंगे से महंगा शॉल मिला हो या मैंने खरीदा हो, मैं उसे लेके जाऊं, और अकेले में, वो मुझे जाने भी ना कि मैं कौन कुमार विश्वास हूँ,
और मैं उन्हें वो शॉल उड़ाऊँ और उनके गले लग के रो लूँ थोड़ी देर, उनसे कहूँ कि मेरी बहन हो तुम, मेरी बेटी हो, मेरी माँ हो, गलती हो गई, इन लड़कों से, ये जानवर हैं, बस माफ़ कर देना, कोई बद्दुआ मत देना इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, तुम क्षमा कर देना, कभी ना कभी सुधरेगा, मैं आशा ही करता हूँ। तो ऐसी सेल्फ पिटी होती है। कई बार खुद के यूज़ किए जाने पर भी गुस्सा आता है, पर फिर मुझे लगता है कि शायद एग्जिस्टेंस ने इतना हिस्सा रखा था कि ये यूज़ होगा। जैसे गोल्ड है, वो 24 कैरेट के गोल्ड का गहना नहीं बनता, उसकी अंगूठी नहीं बनती, तो उसमें 1 कैरेट 2 कैरेट आपको तांबा मिलाना ही पड़ता है। तो 22 कैरेट होता है जिस पे 24 लिखते हैं वो। तो अगर वो 2 कैरेट के तांबे को अंदर लेने से गोल्ड मना कर दे कि नहीं मैं तो 100% शुद्ध रहूंगा, तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं होगा, किसी सुंदरता को वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे 24 कैरेट जो अंदर है, उसमें कई बार दुनिया का 2% ये कलुष, ये गंदगी आ जाती है। सो मुझे लगता है भगवान शायद मुझसे कोई ऑर्नामेंट बनवा रहा है, मेरी ज़िंदगी को ऑर्नामेंट बना रहा है, ताकि मैं अपने जाने के बाद भी रोशन रहूँ, लोग देखें, सीखें, जानें, या मेरा ठीक जजमेंट कर सकें। सो उसको फिर मैं कन्फेस कर लेता हूँ। दुख का भी कर्तव्य होता? हाँ, दुख इसलिए कर्तव्य होता है कि आप अगर उसकी गंभीरता समझ रहे हैं, उसकी सीरियसनेस समझ रहे हैं, तो फिर आप उस सफरिंग्स को दूसरे को ना आए इसकी जिम्मेदारी में लग जाते हैं। जैसे मैं अक्सर अपनी अपने 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 राम के सीजन में सुनाता हूँ कि अ, राम जिस रास्ते से आए थे, जब भरत उनको बुलाने के लिए वापस आए तो भरत ने चप्पल नहीं पहनी। तो समवन आस्क्ड कि महाराज आप चप्पल पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, इस रास्ते से गए हैं तो आई वॉन्ट टू फील दिस, कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया है। और उधर दूसरी तरफ राम वनदेवी को बुला के बोलते हैं कि मेरा एक काम कर दोगी? वो कहती है अरे भगवान आप काम बोल रहे हैं, बताइए आप। तो वो कहते हैं कि ये रास्ते के ना सारे कांटे हटा दो जिस रास्ते से मैं आया हूँ। तो बोले क्यों, आप तो आ चुके? बोले मेरा छोटा भाई भरत है, वो मुझको ढूंढता हुआ आएगा, सो उसको कांटे नहीं लगने चाहिए। तो वो बंदे भी कहती है हटा देती हूँ, पर वो इतने कोमल है क्या कि कांटे से उनको दर्द हो जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि कोमल तो नहीं है, वो बहुत कठोर है और बहुत ताकतवर है, बट अगर उसको एक भी कांटा चुभा तो उसको इस बात का दुख बहुत ज्यादा होगा कि मेरी वजह से भैया इस रास्ते पे चल के आए। सो दिस इज द ड्यूटी बाउंड ग्रीफ, कि एक दुख ने कितना ड्यूटीफुल दोनों भैयाओं को बना दिया है। एक भाई है जो कह रहा है मैं चप्पल पहन के नहीं चलूंगा बिकॉज आई वॉन्ट टू फील दैट दैट दुख, आई वॉन्ट टू फील दैट ग्लानी, आई वॉन्ट टू फील दैट ऑल द थिंग्स माई मदर डिड और बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से हुई, मैं इसे महसूस करना चाहता हूँ। और एक भाई है जो कहता है कि मैंने झेल लिया तो झेल लिया, ये तुमको ना झेलना पड़े। जैसे हम अपनी मैं अपने जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे जिनका मैं गुरु हूँ, उन बच्चों के लिए कई बार वो मुझे काम सौंप के सो जाते हैं और मैं बेचैन रहता हूँ, यार उसका वो काम नहीं हुआ। या जैसे आप जब पढ़ते होंगे, मैं जब पढ़ता था या मैं शुरुआत के कवि सम्मेलनों में था, आप बिना रिजर्वेशन बाथरूम के पास सूटकेस पे बैठ के जा सकते हैं, बट योर मदर इज गोइंग, योर वाइफ इज गोइंग, देन यू कांट डू दैट। आपको चाहे ट्रेन खरीदनी पड़े, आपको चाहे टीटी के चरणों में लेटना पड़े कि ना माँ जा रही है एक सीट दे दे, बिकॉज आप वो दुख झेल सकते हैं, बट आपको जो प्यार करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान खुद कष्ट सह सकते हैं। मैं राम के वजह से मैं कह राम खुद तकलीफ झेल सकते हैं, पर राम को जो प्रेम करते हैं वो तकलीफ में आए, राम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके साथ ये अक्सर होता है जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आंसू निकलने लगता है? हाँ, मेरे शोज़ में बहुत लोग रोते हैं। कल परसों भी मैं बिरला में था, कलकत्ता में, उसमें विश्व बांग्ला में, तो लॉट ऑफ पीपल वर वीपिंग व्हेन आई वाज टॉकिंग। वो हँसते भी थे, वो रो भी रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि लोग मुझसे बहुत बात कहते हैं कि आपको सरकारें कभी कोई एक्रीडेशन नहीं देती, सो कॉल्ड जो सम्मान-वम्मान मिलते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण आपको कभी नहीं मिलता। 33-34 साल हो गए मुझे बोलते हुए। तो मैं कहता हूँ मेरे को रोज़ मिलता है। मैं रोज़ जब बोलता हूँ, रोज़ लोगों से बात करता हूँ, तो लोग मुझे अपने घर का भाई समझ के, माएँ अपना बेटा समझ के, बहनें अपना भाई समझ के, लोग अपने दोस्त समझ के, बच्चे अपना, छोटी बेटियाँ, अभी मैं कल कहा था कर्णावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में एक अच्छी यूनिवर्सिटी गांधीनगर में, उसमें था। सो द गर्ल अराउंड मी, जो छोटी बच्चियाँ थीं, मतलब उनमें मेरे को छोटी वाली बेटी की एक में झलक दिखी, एक में, दे वर सो अफेक्शनेट, और वो बिल्कुल अपने जैसे कोई घर का गार्जियन, बड़ा चाचा आ गया है, मामा आ गया है। सो ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता अगर आप इसमें फर्जीवाड़ा डाल दें, अगर आप इसमें गेट्स लगा दें, ब्रैकेट्स लगा दें, और मैं सोचने लगूं कि यार ये रणबीर इलाहाबादिया का शो है, इसमें फलां बात जानी चाहिए, तो नहीं होगा ये। अरे नहीं जाए यार, छूट जाए, अगले में चली जाएगी। इसलिए आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है।
मैं दुखी बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ लाइफ में। पता नहीं ये आंसू कहाँ से आ रहे हैं। ये इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज क्या है कि आप जब लगातार काम करते हैं तो आप खुद का आकलन नहीं कर सकते। आपके चेहरे पर कोई चोट है या आपके कान के पास कोई चोट है, ये आपको नहीं पता चलती, या आईने को पता चलती है। तो जब कभी आप किसी आईने के सामने होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके भीतर गहरे कहीं दुख भी है, आपके भीतर गहरे कहीं सुख का आंसू भी है। आपको पता है ह्यूमर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और वो कहां से बना है? लैटिन में एक वर्ड है ह्यूमरॉन। ह्यूमरॉन उस आंसू को कहते हैं जो हंसते हंसते आता है। अगर आप किसी के दुख में रो नहीं सकते तो आपको अपने सुख में हंसने का अधिकार नहीं है। Then you have no right to smile and laugh with your own goodness and happiness if you can't cry for others. तो जो गहरे अंदर एक खुशी का आंसू है, मुक्त हो जाने का आंसू है। आई होप यू अंडरस्टैंड मुक्त होना। जी। मुक्त होना मतलब अपने अंदर से जो गंदा है उसको बाहर फेंक देना। जैसे हमने जो खाना खाया कवि कुटीर पे, इसका प्रोसेस होगा, इसमें से एंजाइम्स बन जाएंगे, इसमें से ब्लड सेल्स बन जाएंगी, इसमें बाकी चीजें बन जाएंगी। इसका जो वेस्टेज होगा वो सुबह निकल जाएगा। जब उस वेस्ट को निकालते समय, एग्जिट करते समय हमको इतना रिलीफ लगता है कि ओ माय गॉड नाउ आई एम फ्रेश। तो सोचो कि अपने ही खाए हुए सामान से एक छोटा सा वेस्ट बना, उसे निकालते हुए, तो दुनिया का दिया हुआ वेस्ट अगर आप अपनी आत्मा से निकालें, अपने मन से निकालें, तो कितनी फ्रीनेस आती है। लोग इसे सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। और जो भी धार्मिक चीज़ों के बारे में आप बात करते हो, आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में एक पॉइंट था जहाँ आपने उन्हें खुद के लिए पहले अपनाया, वहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई? अगर हाँ, तो ये कब की बात है? बेसिकली तो ये वो 2006-2007 का वक्त है जब मैं एक्सेल कर चुका था एज ए पोइट। हिंदी कवि सम्मेलन में मेरा बड़ा संघर्ष था कि मुझे नंबर 1 कवि बनना है। आई हैव टू बी द नंबर 1 पोइट। अब नंबर 1 पोइट के क्राइटेरिया क्या होते हैं? होता है कि उसका पेमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, होता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा शो होने चाहिए, ये होता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बाकी सबसे ऊपर होनी चाहिए। जी। कोई 25 मिनट में बैठ जा रहा है, कोई 35 मिनट में बैठ रहा है, वो 1 घंटा 1.5 घंटा तालियां ही तालियां बज रहा है। उसकी रिकॉल वैल्यू बहुत होनी चाहिए। अगर वो अहमदाबाद शो करने गया है तो अहमदाबाद में साल भर में उसके पास 40 शो आने चाहिए। सो आई वॉज वर्किंग हार्ड फॉर इट फ्रॉम 2000, और उससे भी पहले शुरू तो कैरियर काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया था मैंने। पर बचपन में आप आध्यात्मिक नहीं थे? नहीं, बचपन में मैं अपनी माँ की वजह से आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक क्या होता है कि मुझे क्या सिखाया गया था? झूठ मत बोलो, ओके। किसी का चुराओ मत, ये गलत हो गया है, ये कीड़ा आ गया, इसको इसको हड़का के बाहर निकाल दो, मारना नहीं है इसको। यही आध्यात्मिकता है ना। बचपन में हमारे घरों में यही आध्यात्मिकता है। या भगवान का ध्यान कर लो, बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ तो ब्रेड एंड बटर की समस्या ही छाई हुई रहती है उन घरों में। सो मुझे 2004 में वो अचीव हो गया जिसके लिए मतलब मैं लगा हुआ था। आई वॉज लॉन्गिंग फॉर 10-12 ईयर्स के वन फाइन डे मुझे यहाँ पहुँचना है कि पीपल स्टार्ट लिसनिंग टू मी, द कंट्री स्टार्ट लिसनिंग टू मी। सो जो हमारे यहाँ के उस समय के सबसे बड़े पेड पोइट थे, एज अ वेरी पॉपुलर पर्सन, एंड आई रेस्पेक्ट हिम लाइक एनीथिंग एंड ही लव्स मी लाइक एनीथिंग। तो मैंने उनसे पूछा, 2004 का एक शो था, कि आप अपने पैसे बढ़ा लीजिए। मैं उन्हें चाचा जी बोलता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी, एवरीवन नोज इट। मैंने कहा चाचा जी आप अपने पैसे बढ़ा लीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों ऐसी बोलते हो? मैंने कहा वो मेरे को ना अपने पैसे बढ़ाने हैं और मेरे को दे रहा है सामने वाला, और आपके बराबर अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा इस मत सोच लोग क्या कहेंगे, आई एम हैप्पी। मेरे प्रोफेशन में कोई इतने पैसे पाएगा तो बढ़ा ले, अब मेरे को पता है मेरे को लोग कितने देंगे। तो मैंने विद ड्यू परमिशन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट अराउंड एट दैट टाइम ऑन स्टेज, आई स्किल्ड इट अप। सो वो चलने लगा, फिर और चलने लगा। फिर जब मुझे परमिशन मिली गई और मैं ले रहा हूँ तो फिर और बढ़ने लगा। तो 4-5 आते आते आप बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं। एवरेस्ट पे कोई रुकता नहीं है, घर नहीं बनाता। शिखर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां से लौटना पड़ता है आपको। कहते मैं चढ़ना चाहता हूँ, मैं अचीव करना, अब क्या कर लिया, नाउ आईएएस बनना था बन गए, अब प्रधानमंत्री बनना था बन गए, अब अच्छा कर लो एंजॉय प्रधानमंत्री बनने को, कर लो एंजॉय आईएएस बनने को,
कर लो नंबर 1 पॉडकास्टर, नंबर 1 पोइट बनने को, कितने दिन करोगे? बोर हो जाओगे। अब यहां से लौटने के 2-3 तरीके हैं कि एक तो आप उस लौटने को अपना डिमोशन मानते चलो। अरे सर, हमारा एक जमाना था, कोई नहीं थे हीरो, मैं ही चलता था, ऐसे। वो फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी, जो कि बॉम्बे में बहुत है, बहुत ज़्यादा। वो पूरे टाइम आप उनसे मिलिए, वो यही बातें करते रहते हैं। बॉस, मेरी 2002 में जो फिल्म आई थी, ये तो कोई खड़ा नहीं मिलता था, और SR के वो था, वो सब। बिकॉज वो जब भी ग्लोरीफाइड पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका वर्तमान, उनका जो जो इस समय प्रेजेंट है, वो इतना दरिद्र है, इतना कमजोर है कि वो उसकी वजह से उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे ये करना नहीं था। तो नाउ जो एनर्जी आई है, जो आप पहुंचे हैं शिखर पे, अब इसको आप ऊंचाई अचीव करनी है कि कंपटीशन से बाहर आ जाइए। सो आई rendered and surrendered and deputed all of my business, all of my things to my office, कि भाई आप जानो शो कैसे बुक होगा, कितने पैसे होंगे, घर को कितने चाहिए, ऑफिस को कितने चाहिए, तुम्हें कितने चाहिए, मुझे कितने चाहिए, लेट मी डू माई वर्क। सो वहाँ से स्पिरिचुअल सफ़र सोच का शुरू हुआ। फिर ज़रूरतें थी ज़िंदगी की, क्योंकि पिताजी ने सदा ये सिखाया था कि 4 पैसे बचाओ, घर बनाओ, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। उन्होंने बेचारों ने कम से कम रिसोर्सेज में, मेरी माँ ने इतनी तपस्या करी, इन मेरे फादर ने, कि हम बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाया। तो मेरे भी 2 बेटियां, इनको अच्छे से पढ़ाओ। एंड आई एम लकी एनफ, मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही सपोर्टिव, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही क्लियर हार्टेड, एक ऐसी महिला जिसकी ज़िंदगी बड़ी सीधी, नो कॉम्प्लिकेशंस। तो उसका बहुत सपोर्ट रहा, तो एक स्मूथ वे पे आ गई। बीच में ये टाइड चलते रहे, कॉन्स्पिरेसीज, बदनामियाँ, मुकदमे, जेल, दामिनी आंदोलन, सड़क पे लड़ना, लाठी खाना, आपके साथ चीटिंग हो गई, ये हो गया, चलता रहा। अन पार्ट ऑफ लाइफ मान के मैं एक ऑब्जर्वर की तरह, गीता में आता है दृष्टा भाव। रणबीर इज डूइंग दिस पॉडकास्ट, बस रणबीर इसे खड़ा देख भी रहा है कि इज रणबीर डूइंग गुड और नॉट, और बीच बीच में आके समझा रहा है। तो मैं दृष्टा भाव के साथ करता रहा, जर्नी इज गोइंग ऑन। आप दोनों मिले कैसे? ये बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। मेरा राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्शन करता है आपका, इंटरव्यूज़ लेके, एग्जाम्स, इंटरव्यूज़ जो भी होते हैं, उसके बाद वो आपको कॉलेजेस अलॉट करता है। तो मेरे को जयपुर में रहना था। तो एट दैट टाइम देयर वाज ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मतलब ही लव्स मी बिकॉज ऑफ कवि सम्मेलन। मैं कोटा जाता था, उनको बहुत पसंद था। लेट ललित किशोर चतुर्वेदी वॉज ए वेरी रेवरेंड, वेरी ग्रेट एंड वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ हाड़ौती। सो मैं उनको जानता ही था। मैं उनके ऑफिस घर चला गया, मैंने कहा दादा मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा मेरे को जयपुर में कोई कॉलेज दे दीजिए। तो इस साइड जयपुर में कोई कॉलेज ही नहीं है गवर्नमेंट का, तो प्राइवेट कॉलेज है, और सबसे नियरेस्ट कॉलेज शाहपुरा में है। जयपुर के पास एक 20-30 किलोमीटर एक जगह है, और वहीं सब नौकरी करते हैं, डेली जयपुर से जाते हैं, आ जाते हैं, तू भी वहाँ कर ले। मैंने कहा इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये दे दीजिए, मुझे जयपुर ही रहना है। उन्होंने डायरेक्टर हायर एजुकेशन को बोला कि इसको जयपुर दे दो बच्चे को, बहुत अच्छा लड़का है ये। डायरेक्टर हायर एजुकेशन शायद उनसे खुश नहीं थे, या पता नहीं क्या चल रहा था। उन्होंने मुझसे बुला के पूछा कि शाहपुरा जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं लेटर भिजवा दूंगा, जाओ। आई केम बैक माई प्लेस, मैं दिल्ली वापस आ गया। राजस्थान में 2 शाहपुरा हैं। एक शाहपुरा जयपुर के पास है, और एक शाहपुरा जयपुर से बहुत दूर भीलवाड़ा जिले में है। बिल्कुल रिमोट में था। अब तो थोड़ा फिर भी सड़क पे आ गया, बहुत रिमोट में था। सोचो आप 25-30 ईयर्स बैक कितना था। उसने मेरे को शाहपुरा भीलवाड़ा अलॉट कर दिया। व्हेन आई गॉट दिस लेटर, उस टाइम तक मुझे पता नहीं चला। मैं जयपुर ही सोच के पहुंच गया, हो सकता है जिला भीलवाड़ा लगता हो, मुझे क्या पता था। मैं पहुंचा, जिनके यहाँ मैं गया वो भी हिंदी के बड़े प्रोफेसर थे, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, हेतु भारद्वाज जी। मैंने उनसे कहा मौसा जी मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया और मैं शाहपुरा ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने कहा कहाँ है, लिखाओ। मैंने दिखाया, तो बोले अरे भाई ये वाला थोड़ी है, वो तो वहाँ है, उसमें तो 4 घंटे की यात्रा लगेगी, यहाँ से 4.5-5 घंटे की। मैं तो ऊपर से नीचे गिरा, और मैंने अपने आप को बहुत कोसा। मैं मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने मुझे कहा यार मैं अभी तू ज्वाइन कर ले, मैं करा दूंगा, अभी पॉलिटिकल सीन ऐसे ही चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, मैं करा दूंगा। इलेक्शन 4 महीने 5 महीने बाद थे, 4 महीने। तो मिनिस्टर साहब वाज सो ओवरलोडेड। 4 महीने करा। मैंने सोचा यंग आदमी हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं चला गया शाहपुरा, मैंने ज्वाइन किया। सो स्टाफ रूम में कुछ यंग और नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स मिले। माय वाइफ वाज देयर। उसने 10 दिन पहले ज्योग्राफी में ज्वाइन किया था। वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड, हम बातचीत करते रहे।
उसके बाद फिर 6-8 महीने में ऐसा मौसम बना कि मैं क्यों शाहपुरा छोड़ता। उसके 1.5-2 साल बाद हम लोगों ने शादी कर ली। तो एक जो सरकारी गलती थी वो जिंदगी की खुशनसीबी बन गई। सरकारी गलती या भगवान की चाल? भगवान ने सोचा कि हाँ यहाँ जाके वो मैं तो यही मानता हूँ, कहाँ वो अजमेर की, कहाँ मैं दिल्ली के आगे गाजियाबाद लखवे का लड़का, और कैसे मैं वहाँ पहुँचा। और फिर मतलब बड़ी ही जैसे कहते हैं ना फेरी टेल जैसी है। पर आपको ये कैसे पता था कि ये मेरी वाइफ है? क्योंकि उससे पहले मैं तय कर चुका था कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी एनीवन। मेरी लाइफ में बहुत अंधेरा था, बहुत डिप्रेशन था, मेरा प्यार ख़त्म हो चुका था, और मैं सोचता था कि मैं शायद इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे सिर्फ कविताएं लिखनी है, प्रोफेसर बनना है, और ज़िंदगी इतनी सरल होती नहीं है दोस्त, ऐसा मैं सोचता था। बट आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ए गर्ल जिसके लिए ज़िंदगी बहुत ही सरल थी। मतलब 1+1=2, कुछ था ही नहीं, एकदम कोई ऊपर नीचे नहीं। सो हम पहले दोस्त बने। हम 4 लोग थे, जिनमें एक बड़े लीडर हैं टीचर एसोसिएशन के, वो भी राजस्थान में रहते हैं, अजमेर में। एक मेरी वाइफ थी, एक IFS हो गया, एक कुछ 4-5-6 नए लड़के थे। वो जुड़े तो वी गॉट फ्रेंड्स, और वो मेरी तरफ आकर्षित हुई, और मैं भी एक दोस्त की तरह आकर्षित हुआ। धीमे धीमे वो करण जौहर फिल्म स्टाइल में हमको पता चला कि नहीं नहीं, दोस्ती नहीं है, दिस इज लव, और दिस इज अनसेपरेबल लव। सो वी डिसाइडेड इट लेटर इन 2 years। मतलब मैंने उस सबसे बचने के लिए अपना ट्रांसफर करा लिया। आई गॉट ट्रांसफर टू भरतपुर कि यार ये बड़ा कंफ्यूजन है, आई एम नॉट श्योर इधर आई हैव टू मैरी और नॉट। बट वन फाइन डे देयर वाज ए कॉल इन मी ऑफ इटर्निटी। उनके यहाँ तो थी ही, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, अगर अगर नहीं करनी है तो बात अलग है, अगर लाइफ में किसी के साथ रहना है तो दिस इज द गर्ल जिसके साथ लाइफ तुम जैसे आदमी की कट जाएगी, जो इतना अजीब तरह से सोचता है, वियर्ड, कभी कुछ करने लगता है, कभी कुछ करने लगता है, बट शी इज क्यूट एनफ, ये चला लेगी, निभा लेगी भाई तुझको। Okay. और अभी मैं मानता हूँ कि उसने निभा लिया एंड शी इज निभा रही है। शादी को लेकर आप मुझे एडवाइस दो सर। शादी में जब सोचो तो बस ये सोचना, मैं तो क्या एडवाइस दूँ, उस बंदी के साथ या बंदे के साथ जो भी शादी करता है बंदा, कि इसकी सब चीजें हटा दो, कि जाति, इसका धर्म, इसका स्टेटस, ये जो शुद्ध एक आदमी है, इसमें क्या क्या तो ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा बदला जा सकता है मेरे और इसके अंदर, और क्या क्या ऐसा है जो भाई ये तो चाहिए ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे आदमी के साथ तो मैं कैसे जी सकता हूं या जी सकती हूं। बस जो कॉम्पैक्टिबिलिटी है वो सोल की पता चल जाती है कुछ दिन में, 2-4-5 बार मिलने पे, 6-7-8 बार मिलने पे, बातचीत करने में, इश्यूज बात करने में। कुछ आदतें और कुछ थॉट प्रोसेस होते हैं जो आदमी के अंदर होते हैं, और कुछ होते हैं जो दुनिया ने बनाए होते हैं, जिन्हें आप बहस करके बदल सकते हैं, जिन्हें आप बता सकते हैं। जैसे मेरी पत्नी राजस्थान की है, वहाँ स्ट्रॉन्ग फ्यूडल सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग कास्ट बेस्ड ओरिएंटेशन वहाँ था उस जमाने में, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को लेके था। मैं गया था यहाँ से प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ आदमी, और अलग तरीके का, तो मैंने उसमें कई अल्टरेशंस किए कि भाई ये है, कुछ अल्टरेशंस हो नहीं सकते। जैसे पेज 3 है, वो अल्टरेशन उसमें नहीं हो सकता। आई ट्राइड हार्ड, मैं ऐसे 2-4 पार्टीज में ले गया, 2-4 जगह ले गया, तो पार्टीज से निपटने के बाद वो जब आके गाड़ी में बैठी तो ऐसा लगा ओ माय गॉड, कहाँ आप मुझे लाए थे, प्लीज मेरे बिना आ जाना। तो मुझे समझ में आ गया कि ये अल्ट्रेशंस इसमें नहीं होंगे। वो एक वाइन का ग्लास लेके और सॉलिटेयर पे बात करना और पर्सिस के बारे में बात करना, वो उस पर नहीं होगा। तो मैंने कहा दादा अब जाना है कहीं पार्टी वार्टी में मिलना, अकेले मिल लो या उन्हीं दोस्तों से बात करो जिनकी पत्नियां या जिनके साथ जो महिलाएं हैं वो जिनकी कॉम्पैक्टिबिलिटी इसके साथ हो। ऐसे ही मैंने खुद में बदलाव किए। तो जितने बदलाव हो सकते हो, जैसे घर बनाते हैं ना, इंटीरियर बदल सकता है, ढांचा नहीं बदल सकता। अगर ढांचा ही गलत है, बाथरूम या अग्नि के दिशा में बना रखा है, तो फिर तो बाथरूम तोड़ना पड़ेगा बॉस, और टूटने में क्या होता है बन सकता नहीं, इतनी ही बात है। ये आइडियाज आते कहाँ से है सर? जिंदगी से आते हैं, ओके। पढ़ने से आते हैं, और तुम जैसे लोगों से बात करने से आते हैं। आप आपके सामने जो बैठे हुए हैं, आप उनकी एनर्जी से बाउंस ऑफ करते हो?
एनर्जी, क्योंकि ये मैंने क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के साथ देखा, मेरे साथ भी होता है, जो मेरे सामने बैठे हुए होते हैं मैं उनकी एनर्जी से बाउंस ऑफ कर लेता हूँ। तो होता ही है। आप जिनसे देखिए, आप जिस भी आदमी से मिलते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे से बात करते हैं बेसिकली, पढ़े लिखे आदमी हैं आप, आपकी भाषा ठीक है, आप हिंदी अच्छी बोलते हैं, उसके बाद भी आप बच्चे से कहते हैं बीता है, छोटा है, क्या कर रहा, आप छोटा नहीं बोलते हैं, बिकॉज आप उसके बचपने से बाउंस ऑफ कर रहे होते हैं। जो आपके घर में पैट है, वो तो बोलता भी नहीं है। मेरा जो पैट है वो तो बोलता भी नहीं है, बट उसकी आंखें बोलती हैं। वो आप उससे कुछ खाने के लिए पूछो कि कौतुक ट्रीट लेगा, ट्रीट है ना, कौतुक को अब ट्रीट चाहिए, तो उसकी फिर नाक चलनी शुरू होती है ना, तो उससे बोलता है वो। तो आप उसको भी समझते हैं। जब भगवान सीता माता का अपहरण हो गया, उन्हें उठा के ले गया रावण, तो उनका पता पूछ रहे हैं कि कहाँ चली गई, उन्हें तो पता नहीं है, वो तो एक एक रोल में है ना, एक कॉमन ह्यूमन के रोल को निभा रहे हैं भगवान। या कुछ लोग मानते हैं कि भाई कॉमन ह्यूमन ही थे, इतना बड़ा काम करा कि भगवान बन गए, जो भी है दोनों में से। तो वो बात कर रहे थे पशु पक्षियों से। In one of my sessions, somebody asked me this question, a young girl or a boy, he asked me, sir, how can be this, such a silly thing could be possible that such a reverend, such enlightened, such a great person is talking to, plants, talking to trees, talking to birds. हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे हिरन से पूछ रहे हैं, भाई आपने तो नहीं देखी थी। ये पॉसिबल है बॉस। अभी शो के बाद मैं गौशाला आपको लेके चलूंगा, उसके पहले मैं 3 अपने काम करने वालों को अंदर घुसा दूंगा, वो चुप बैठी रहेंगी। द वेरी फुट स्टेप दे हर्ड अबाउट माई, कि अब मैं अंदर आया, वो जो जहां बैठी होगी वो खड़ी हो जाएगी और अब पास आने की कोशिश करेंगी, और वो एक दूसरे से लड़ेंगी कि पहले मैं और पहले मैं। और मैं उन्हें कुछ नहीं देने जा रहा हूं, मैं सिर्फ उनके गले पे हाथ फिराऊंगा, माथे पे हाथ फिराऊंगा, उनसे बात करूंगा। तू कैसी है लाड़ो, ते चारा क्यों बचा हुआ है, ये पैर में क्या हो गया तेरे। तो इसका मतलब बात समझ रही है, इसका मतलब मैं भी उनकी बात समझ रहा हूँ। तो एनर्जी तो बाउंस बैक होती ही है। नकारात्मक लोगों के साथ नेगेटिव होती है। आप उनके साथ बैठ लीजिए, आप कोई नेगेटिव लोगों के साथ बैठ लीजिए, लगातार 5-6 दिन बैठ लीजिए, आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ये शायद लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल होती है। इसे सत्संग कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, सत्संग करो, सत्संग करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी बातें करो। लोगों की एनर्जी जानना। जैसे हमारे यहाँ एक शिकायत मुझे मिलती है, ट्विटर पर बहुत मिलती है, फेसबुक पे तो कम मिलती है, कि सब आपकी टीम ने हमें हमें ब्लॉक कर दिया, अब हम आपका ट्वीट नहीं देख पा रहे हैं। सो ये कैसे होता है भाई, 10 मिलियन लोग हैं, तो थोड़े से ब्लॉक भी होंगे, 10-20 हज़ार, 5,000, 10,000 लोग ब्लॉक होंगे। क्यों हुए? क्योंकि मैंने पहले कह दिया भाई ये मेरा वर्चुअल घर है, इसमें गेट खुला हुआ है, आप आ सकते हैं, यू जस्ट स्टे, बैठिए, खाना खाइए, बात करिए मेरे से। लेकिन यहाँ आके आप गंदगी करेंगे, गालियां बकेंगे, गंदी चीजें फैलाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, आई विल नॉट परमिट दिस। तो उसका तरीका क्या होता है, एक जेंटलमैन्स वे क्या है कि आप उन्हें उठाइए, बाहर तक छोड़ के आइए और दरवाजा बंद कर लीजिए। तो दिस ब्लॉक इज जस्ट देख, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, बट मैं नहीं लिखूंगा कहीं जाके ऐसी चीजें, और मैं आपकी बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता है, आपके चारों एक खुशनुमा वातावरण रहता है। आलोचना तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट क्रिटिसाइज मी, आई विल वेलकम दैट, आई एम यूज्ड टू वेलकम ऑल दैट। बट आप गालियां बकेंगे, गंदगी करेंगे, जातिगत टिप्पणी करेंगे, महिलाओं के लिए कुछ बोलेंगे, किसी और के लिए बोलेंगे, तो आई विल नॉट टॉलरेट। तो बाउंस बैक तो एनर्जी करती है। बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कोई भी अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता। लोग अच्छे हीरो, अच्छी हीरोइन, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता। तो बेसिकली जब आपके घर में दूध ही नहीं है, तो आप मिठाई कैसे बनाओगे? आप चर्चा कर रहे हो कि मैं लड्डू बना लूँ, बना लेके मैं नहीं, मैं घेवर बना लेता हूँ, नहीं मैं ये बना लेता हूँ। अरे भाई दूध ही आपका पोल्यूटेड है यार, यूरिया का है, दूध ही आपका सेपरेट है जिसमें से फैट निकला हुआ है, तो बनाओगे ही क्या इसमें? और दूध का है, वो अंदर का एक तत्व है, अंदर का एग्जिस्टेंस है, जो सोल है, आपने वही करप्ट कर दी। इसलिए हमारी पुरानी कहानियों में जितना भी है, वो पूरी योजना राक्षस की क्या है कि सोल करप्ट कर दो। शरीर करप्ट कर दोगे तो शरीर तो ठीक हो जाएगा। भगवान ने अगर किसी को कैंसर हो जाए, किसी अंग में हो जाए, ऐसे काट दो, रेडियोथेरेपी कर दो, उन सेल्स को मार दो, स्टेम सेल मेडिकेशन भी आ रहा है। बट आप सोल ही करप्ट कर दो किसी की, फिर मुश्किल है उसका लौटना, फिर वहां से लौटना मुश्किल है। तो वो जो सोल है उसे बचाए रखना,
व्हेन आई वाज इन दैट पॉलिटिकल फील्ड, और वन फाइन डे एक ऐसे क्रॉस रोड्स पे हम आ गए, जब तू या मैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं कुछ भी कर सकता था, सब चीज़ अपने हाथ में ले सकता था। तो मैंने कहा ये तो नहीं करेंगे, ये तो इस दिन के लिए नहीं पैदा हुए कि हम ये सब करते फिरें। तो एक बहुत बड़े लीडर ने मुझसे पूछा था कि फिर करोगे क्या, लास्ट में बचेगा क्या? पॉलिटिकल कैरियर तो एक आदमी खत्म कर देगा, और फिर ये तुम कैसे करोगे? तो मैंने उसको कहा कि क्या बचना, मतलब तुम पर क्या बचेगा? तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ परसेप्शन बचे बस। वो जो परसेप्शन है वो सोल है। आप ड्राइवर को समझाते नहीं हो कि आपको देख के मुस्कुराना है, आपको गले लगाना है। आप कलकत्ते में शो के बाद पीछे भागती हुई एक औरत जिसको आर्थराइटिस है, जैसे चलने में भी प्रॉब्लम है, पर वो भाग रही है पीछे और आके रोने लगी, और उसने अपने गले का हार निकाला डायमंड का, और मैं उसे रोक रहा हूँ और वो मेरे गले में डाल रही है कि मैं बस आपको देखना चाहती थी भैया। और मैं कह रहा हूँ भैया भी बोल रही हो, सावन का वक्त है, मुझे उल्टा देना चाहिए, तुम मुझे क्यों दे रही हो? बोले नहीं, मैं तुम्हारे तेरे गले में डाल रही हूँ, तो माँ को दे देना, मेरी भाभी को दे देना। वो ये नहीं देख रही है कितने का है, मैं नहीं देख रहा हूँ कितने का है, जबकि उस शो का मैंने पेमेंट लिया है। तो ये जो कनेक्ट है, ये तभी आएगा जब आप सोल बचा लोगे। और मेरे स्पिरिचुअल जितनी भी लड़ाई है, और जो भी मैं कर रहा हूँ, जो मैं भारत कुलम स्कूल बनाना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल 3000 बच्चों का, जिसके लिए रिसोर्सेज जुटा रहा हूँ, लोगों से मांग रहा हूँ, खुद कमा के डाल रहा हूँ ट्रस्ट में, वो इसीलिए कि मैं एक ऐसी जनरेशन तैयार करूँ। पहले 3000 बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करूँ, ठीक हो जाए तो फिर अलग अलग जगह करूँ, ताकि जो बंदा आए वो 18 ईयर्स का जो आए तो वो अपनी पूरी एग्जिस्टेंस बचा के आए। वो ऑर्गेनिक खाए, ऑर्गेनिक देखे, ऑर्गेनिक सोचे। ऑर्गेनिक देख नहीं रहा है आजकल, वो ऑर्गेनिक सोच नहीं रहा है, वो पॉल्यूटेड सोच रहा है, उसमें पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, यूरिया पड़ा हुआ है। यहाँ मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूँ जी, मेरी गाय भी ऑर्गेनिक खाना खा रही है तो ऑर्गेनिक दूध दे रही हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सोचने वाले लोग कैसे पैदा होंगे? वो तभी होंगे जब मैं 8 साल के बच्चे को तीसरी क्लास में अपने पास बुला लूंगा, और जब 18 साल का करके भेजूंगा 12th करके, तो वो IITian तो होगा, वो एंटरप्रेन्योर तो होगा, वो टॉपर तो होगा CBSE का और बाकी बोर्ड्स का, और उसको दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी बुला रही होंगी, बट उसके शरीर में एक भी एलोपैथी की गोली नहीं गई होगी। वो नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से और योगा से ठीक हुआ होगा। उसको दुख से बचना, कष्ट से बचने की विधि आ रही होंगी, ध्यान की। उसके पास एक कला होगी कि जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो गिटार बजाएगा, सितार बजाएगा, नाचेगा, बोलेगा, गाएगा, तैरेगा। उसके पास एक काम होगा, स्पोर्ट्स होगा। उसे पर्यावरण की पता होगी, उसे खेती का पता होगा। सो एक ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का लड़की तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि ये ध्येय अच्छा है। और आजकल मैं पागलपन की तरह भारत कुलम में लगा हुआ हूँ, आई एम इनवाइटिंग यू एंड ईच एंड एवरीवन कि सब आएँ, उसमें सहयोग करें कि वो कैसे बनेगा। जी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं 100% सर, नीचे हम लिंक कर देंगे आपके सारे लिंक्स। आई फील कि आप अपने कंटेंट के थ्रू, अपने कविताओं के थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हो। इस पॉडकास्ट के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था आप पर, वहाँ से भी थोड़ी हीलिंग मिल गई, पर आपसे बात करके असली हीलिंग मिल गई, तो थैंक यू। हम पहले मिल चुके हैं, पता नहीं कब, पर मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे, आई होप सर। तो थैंक यू सो मच जीते रहिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद सर।